जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप कि जनसंख्या किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। कह रहे विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। ये तो एकदम फिक्स है, मालूम रहना चाहिए कि जनसंख्या जो है विश्व के विभिन्न भागों में मतलब कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो जनसंख्या वृद्धि है इसकी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, नेपाल की जनसंख्या कम है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भागों में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। विकसित देश मतलब कि जो देश पूरा डेवलप है और जो देश अभी डेवलप यानी विकसित हो रहा है, अभी विकासशील है, वहां की तुलना में विकसित देशों की जनसंख्या क्या होता है, कम होता है। और जो विकासशील देश है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया जाता है। मतलब कि ये देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक जो सहसंबंध देखा जाए ये विकसित देशों में पाया जाता है। अब देखें कि यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी बिल्कुल जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती है। मतलब कि अगर वृद्धि दर देखा जाए, अगर लगातार घटते रहे तो भी कुल जनसंख्या जो है वो प्रति वर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर भी वृद्धि हो सकती है। मतलब कि जब प्रसव हो उस समय मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर बोला जाए तो शिशु मृत्यु दर भी वृद्धि हो सकती है। मतलब कि बच्चा जन्म ले और फिर जन्म लेते समय मर जाए, इसका भी वृद्धि हो सकता है। अब देखोगे कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, क्या जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मतलब कि जिस देश की जिस हिस्सा की अभी अर्थव्यवस्था विकासशील हो, मतलब कि अभी वहां डेवलप हो रहा हो, तो विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। मतलब कि अगर निश्चित कर दिया जाए फिर भी अगर निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है तो ये बढ़ती जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था में क्या करती है, विभिन्न समस्या उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। मतलब ये जितनी सारी समस्या आता है जनसंख्या से उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है तो वहां के संसाधनों पर पड़ता है। कौन चीज पर, संसाधनों पर। यानी कि अगर जैसे जैसे जनसंख्या जितना ज्यादा होगा वहां की सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का उपयोग होगा तो वहां की संसाधन का होगा और समस्या सबसे ज्यादा संसाधन के लिए ही होगा। यह इंगित करता है मतलब जनसंख्या ह्रास जो है तो जनसंख्या ह्रास भी चिंता का विषय है। मतलब अगर जनसंख्या बहुत कम होने लगे तो भी क्या है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। मतलब कि पहले जो संसाधन था जो कि जनसंख्या का सभी जो आवश्यकता उसकी पूरी कर रहे थे, पूर्ति करने में अपना भागीदारी निभाता था जो संसाधन, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है। मतलब कि उसको पालित नहीं कर सकता है, उसको पूरा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता। जैसे कि कह रहा है एड्स, HIV, ये बीमारी है, जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसतन जीवन प्रत्याशा घटा दी है। मतलब कि अगर एड्स और HIV जो ये रोग है, अगर ऐसे रोग हो जाए तो इसमें जनसंख्या यानी कि मनुष्य को जिंदा रहना कठिन है, जीवित नहीं रह सकता है। इस कारण से भी जनसंख्या जो बोला जाए
तो जनसंख्या मृत्यु दर बढ़ गया है एड्स और एचआईवी के चलते। कह रहा है इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है, मतलब इसके कारण भी जनसंख्या जो वृद्धि बोला जाए वो क्या हो गया है, धीमी हो गई है, मतलब कि घट गई है। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो कह रहे जनसंख्या वृद्धि दर, तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। यदि कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, मतलब कुछ जो विकसित देश हैं, समझ ना, जैसे अमेरिका है या फिर लंदन है या फिर जापान है, वहां की जनसंख्या को दुगनी करने में कितना वर्ष लगेगा, 318 वर्ष लगेंगे। जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या दुगनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखोगे जनांकीय संक्रमण क्या है, क्या चीज, जनांकीय संक्रमण। कह रहे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। मतलब कि भविष्य में जनसंख्या कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है, इसका हम जनांकीय संक्रमण से पता कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण ग्रामीण मतलब कि गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। मतलब कि जैसे ही ग्रामीण खेतिहर जो जीवन है, इसे जैसे ही नगर के तरफ जीवन बढ़ता है, जब वो शिक्षित हो जाता है, तो वहाँ की जनसंख्या उच्च से निम्न हो जाता है और मृत्यु दर भी जो है उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि शिक्षित हो जाने के बाद, नगरीकरण हो जाने के बाद, लोगों को विकसित हो जाने के बाद जनसंख्या कम होने लगता है और मृत्यु दर भी कम होने लगता है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। और ये जनांकीय चक्र क्या है, तो ग्रामीण और खेतिहर से नगरीकरण और ग्रामीण में परिवर्तित हो जाना, औद्योगिकरण में परिवर्तित हो जाना। इसमें अलग अलग अवस्था आता है। तो सबसे प्रथम अवस्था है कि प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं को, यानी मृत्युओं की क्षति पूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। मतलब कि जो महामारी से और भोजन की अनिश्चितता के कारण जो लोगों का मृत्यु हो जाता, उनकी क्षतिपूर्ति जो है प्रथम अवस्था में पूरा हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। मतलब जनसंख्या जो है क्या होता है, इसमें वृद्धि जो है कमी हो जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होता है और अधिकांश जो लोग हैं वो खेती में अपना काम करते हैं। कह रहे जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। मतलब कि जहां पर बड़ा परिवार, मतलब कि 20 सदस्य वाला या फिर 40 सदस्य वाला जो परिवार ज्यादा परिसंपत्ति माना जाता है, वहां की जीवन प्रत्याशा जो बोले जाते हैं निम्न होता है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। मतलब कि जो फैमिली बहुत बड़ा होता है, 20 सदस्य वाला या फिर 40 सदस्य वाला, वहां की जीवन प्रत्याशा निम्न होती है और उसमें लोग अशिक्षित होते हैं। क्या होते हैं, अशिक्षित और प्रौद्योगिकी जो स्तर है वे निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व की सभी देश इसी अवस्था में थे। मतलब आज से 200 वर्ष पहले जो बोला जाए, तो विश्व के जितने भी देश थे वे सभी देश इसी अवस्था में थे। मतलब कि बड़ा बड़ा परिवार, ज्यादा जनसंख्या और जीने का तरीका जो है एकदम निम्न, उनकी जो शिक्षा रही एकदम से निम्न रहा। अब द्वितीय अवस्था क्या है,
तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। क्या होती है? समय के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। घटी हुई मृत्यु दर मतलब कि धीरे धीरे जो मरने की संख्या है, मृत्यु दर, वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होते जाता है, घटते जाता है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी जो दशा है इसमें सुधार होता है, सभी जगह स्वच्छता यानी कि स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा रहता है। और मर्त्यता की कमी यानी कि मरने वालों की संख्या जो है क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। मतलब शुद्ध योग बोला जाए कैसा होता है? उच्च यानी कि हाई होता है। इसके बाद अंतिम यानी कि तीसरा जो अवस्था है वो क्या होता है? तो अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। मतलब कि जो दोनों बोला जाए बहुत कम हो जाता है, यानी कि जन्म भी बहुत कम लोग लेता है और मृत्यु भी बहुत कम लोगों का होता है। जनसंख्या या तो अस्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, यानी टेक्नोलॉजिकल जो बोला जाए वो नॉलेज उसके पास होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। मतलब कि विचार पूर्वक यानी अपना सोच समझ करके जनसंख्या बोला जाए उस तरह से बढ़ाता है और जनसंख्या को नियंत्रण कर पाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। इसे प्रदर्शित होता इधर हो गया। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्था में है। क्या चीज में है? जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्था में है। मतलब कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर की जनसंख्या क्या है? एकदम से धीमे पड़ गया है, एकदम से अस्थिर हो गया है, या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है? क्या चीज? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अगर है परिवार नियोजन का काम बच्चों को जन्म को यानी बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। समझ में ना? मतलब कि जिससे नहीं होता है कि हर साल हर एक साल के बाद घर में एगो ना एगो जन्म ले रहा है, चले रहा है। तो इसमें है कि परिवार नियोजन का काम जो है वो बच्चों के जन्म को रोकना या फिर उसमें अंतराल रखना, यानी कि 2-4 साल का अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जो महिलाओं की स्वास्थ्य है, ये जनसंख्या जो बोले जाए रोकने के लिए, इसमें क्या होता है? महिलाएं की स्वास्थ्य जो है ठीक होता है और बेहतर होता है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। और थॉमस मल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। मतलब जो थॉमस मल्थस है, इन्होंने 1798 में ही कहा था कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि खाने से ज्यादा मतलब अपेक्षा आपूर्ति से ज्यादा क्या होगा? जनसंख्या होगा। मतलब जनसंख्या इतनी ज्यादा होगी कि खाने के लिए भी कुछ बचेगा नहीं। शहरों में ही हाल होता है, खाने के लिए कोई चीज बचा है? अब खाना खाने के बदला में क्या खाया जाता है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। इससे भी क्या होता है? पेट भरा जाता है। खाने के लिए खाना नहीं, बल्कि सब केवल ऐसे ही जिंदा रहना पड़ेगा। अरे जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। मतलब कि थॉमस मल्थस ने ये पहले ही 1798 में ही कहा था कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ेगी
कि खाद्य पदार्थ की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। समझ रहे ना? लोगों को अकाल पड़ेगा, बीमारी के कारण मरेंगे, युद्ध होगा, जब लड़ाई होगा एक दूसरे देश में तो जनसंख्या अचानक से गिरावट है। समझे ना? और इस तरह से ये चैप्टर जो है खत्म होता है। विश्व जनसंख्या खत्म। इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा नंबर जनसंख्या संगठन।